दोस्तों एक जंगल था जिसका निजाम मुकम्मल तौर पे दरम बरम हो चुका था। इसके बाशिंदे अपने मनपसंद लगड़ बगड़ के लौटने का इंतजार कर रहे थे जो कि इनकी नजर में इनका निजात हिंदा इनका सेवियर था। उसे दरअसल कुछ चीतों ने कैद कर रखा था। एक उल्लू था जो कि उनको बताया करता था कि देखो तुम्हारे मुल्क में ताकत का तवाजुन इतना बिगड़ चुका है कि एक लगड़ बगड़ तो क्या 10 लगड़ भगड़ मिलके भी तुम्हें आजाद नहीं करवा सकते। और ये लगड़ बगड़ तो दरअसल इनका अपना ही आदमी था। जब उन्होंने इसे ठुड्डा मार बाहर निकाला तब ही जाकर इसकी इनकलाबी रूह जागी, वरना तो वो हमेशा से उन्हीं का बयानिया लिए हुकूमत करता था। मगर वो बाशिंदे उल्लू को इतना बेवकूफ समझते थे कि इसको बेवकूफी की अलामत बना चुके थे। यहां तक कि किसी को बेवकूफ बोलना होता तो उसे उल्लू कह के मुखातब किया जाता या उल्लू का पट्ठा बोल के मुखातब किया जाता। अब दोस्तों दरअसल इस जंगल का सिस्टम, इसका हायरार्कल स्ट्रक्चर पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब शख्सियात की बात नहीं रही थी। जब ताकत का जो अदम तवाजुन कायम हो चुका है, इसको दुरुस्त नहीं किया जाता, महज चेहरे बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। यह ताकत का अदम तवाजुन मसाइल की असल जड़ थी, जबकि बाकी सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल इसका मजहर, इसकी मैनिफेस्टेशन थे। दरअसल मुआशी मसाइल तो तब ठीक होंगे जब ताकत का तवाजुन कायम होगा। ये ऐसे ही है कि आपको कैंसर का मर्ज लाहिक हो, जहां जहां इसका ज़हूर हो रहा है आप उस पर मरहम पट्टी करने लग पड़े, मगर जहां से ये मर्ज फूट रही है इसका इलाज ना करें। जैसे किसी जगह डेंगू फैल चुका है तो आप मच्छर को ढूंढ ढूंढ के नहीं मारेंगे, ना कि ऐसा मुमकिन है। आप उस गंदे तालाब को खत्म करेंगे जिसकी वजह से मच्छर फूट रहे हैं। मगर उस जंगल के बाशिंदे मानने के ना थे, क्योंकि चीते जो कि सबसे ताकतवर थे, लूमड़ और लगड़ बगड़ के साथ मिलकर इनको अंधेरे में रखे हुए थे, इसलिए वो इन मसाइल से सिरे से ही ना आशना थे। लगड़ बगड़ और लूमड़ हमेशा से ही इनके फ्रंटमैन रहे थे जो जंगल के बाशिंदों को जाहिल बनाए रखने में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। लूमड़ दरअसल उनके मजहबी पेशवा थे जो लगड़ बगड़ से भी ज्यादा मुफाद परस्त थे। अपने मफादात, कारोबार चमकाने और चंदे वसूल करने के लिए वो अवाम में नफरत फैलाए रखते थे। वो लगड़ बगड़ और चीते दोनों से ही मोटी रकम वसूल किया करते और उनके रियासती बयानिए यानी कि स्टेट नैरेटिव बनाने में अहम किरदार अदा करते। दरअसल ये लगड़ बगड़ से भी ज्यादा मुफाद परस्त थे और उनके कई गिरोह बन चुके थे जिनमें शदीद नफरत थी। अब चीतों के सरबराह पे मुनसर हुआ करता था कि वो इसमें से किस गिरोह से ज्यादा मुतासिर है। जो भी नया सरबराह आता, जिस भी गिरोह से मुतासिर होता, उसको किराए पे रख लेता और वो अपने साथ मिलाकर अवाम को बताता कि दरअसल ये मजहब की खिदमत हो रही है और तुम एक अजीम मकासद के लिए पैदा हुए हो। इन सब के चलते अवाम सिर्फ बुलंदो बाला नारे और पॉपुलिज्म का मजमुआ बनकर रह चुकी थी, जिसको सियासी तौर पर बेवकूफ बनाना कुछ मुश्किल बात नहीं थी। कब वो इस जंगल में मीडिया डिपार्टमेंट संभाले हुए थे, मगर वो भी अवाम को इतना ही गुमराह रखते जितना कि बाकी कुव्वतें। उनकी गुफ्तगू का महवर मरकज सिर्फ यही हुआ करता कि चीता अब ये चाल चलेगा, लगड़ बगड़ क्या सोच रहा है और लूमड़ ने फलां फलां जगह फलां काम अदा कर दिया है। मसाइल क्या है, मसाइल की जड़ क्या है, ये हल कैसे होंगे, अवाम को बताना कभी इन्होंने दरफोरे इतना ना समझा। और कोई लूमड़ के साथ और कोई लगड़ बगड़ के साथ मिलकर अपने अपने पैसे बनाया करता। ऐसे में कुछ हसास किस्म के जानवर जो कि उल्लू की बातों से काफी मुतासिर हुए, उल्लू के पास आन पहुंचे और बोला, मियाँ तुम मसाइल तो बताते रहते हो मगर इनका कोई हल नहीं बताते। अब इस तनकीद का जवाब उल्लू ने यह दिया कि सबसे पहले इस जंगल को जो पैदाइशी मर्ज लाहिक है, इसको दुरुस्त किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। क्योंकि ये जंगल दूसरे जंगल से लैदा हुआ था। चीते रोजे अव्वल से उनको ये बावर कराने में कामयाब हो चुके थे कि दरअसल उनके जंगल को संगीन खतरा लाहिक है, जिसके चलते खुराक का बेशतर हिस्सा चीतू को देना होगा और बुनियादी इख्तियारात भी चीतू को देने नहायत नागुजीर होंगे। लूमड़, लगड़ बगड़ और कव्वे ये बयानिया बनाने में उसके साथ पेश पेश थे। कहने को तो लगड़ बगड़ हुक्मरान था, मगर अमली तौर पे तमाम नज्म नस्क चीतों के आशीर्वाद से ही चला करता था। अब लगड़ बगड़ की हिफाजत पर जो फोर्स, जो ताकत तैनात थी, वो भी चीतों पर मुश्तमिल थी। उल्लुओं के उस वक्त के पेशवा ने लगड़ बगड़ को बताया भी कि मियाँ ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो, ये खिदमत तो भालू अंजाम दे सकते हैं। बाकी अवाम जो दूसरे जो जंगल है उसमें भी ऐसा ही हुआ करता है। जब चीतों का काम दिफा का है तो वो सियासतदान का या तुम्हारा या एग्जेक्टिव का दिफा पे कैसे मामूर हो सकता है? उसने बैरूनी हमलावर से लड़ना है। अभी तुम्हारे मुफादात एक जरूर है मगर आगे जाके अलग भी हो सकते हैं।
तुम तो इस तरह हर वक्त बंदूक के नीचे रहोगे। आजादी से फैसला तो छोड़ो, तुम तो रफा हाजत के लिए भी अपनी मर्जी से ना जा सकोगे। मगर उस वक्त के लगड़ बगड़ जो चीतों के साथ सेम पेज पर थे, उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उसने उसको चलता कर दिया और बोला, देखो ये निहायत दयानतदार लोग हैं और ये मुल्क के साथ निहायत मुखलिस हैं। उल्लू ने बताया कि बात मुखलिसी की नहीं, बात दयानत की भी नहीं। ताकत का एक अपना मिजाज हुआ करता है। अगर उसमें 90% बाशिंदे भी ठीक हैं, 90% बाशिंदे भी दयानतदार हैं, तो जो 10% हैं वो ताकत सारी अपने इस्तेमाल करके सारे इख्तियारात अपने पास ले लेंगे। उल्टा उसने चीतों की एक और यूनिट बना दी और इसकी एक ना सुनी। और उस फोर्स का काम था मुल्क के अंदरूनी मामलात पे जासूसी करना। उसके साथ साथ एक मजीद कुव्वत बनाई, चीतों की मजीद फोर्स बनाई जिसका काम मुल्क के बैरूनी मामलात की जासूसी करना था। अब उल्लू अपना सर ही पीटता रह गया कि ये बुनियादी स्ट्रक्चर गलत है। अंदरूनी मामलात के लिए अलग, बैरूनी मामलात के लिए अलग, जबकि हुक्मरान की हिफाजत के लिए एक अलग ग्रोह दरकार है। अब आप खुद सोचिए, चीता जिसका काम दिफा से मुतालिक है, वो 3 मजीद ऐसे काम सर अंजाम दे रहा है जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। दरअसल ये एक फोर्स जो 4 जगहों पे बढ़ चुकी है, वो 4 पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए थी जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करती। इससे ताकत का तवाजुन बरकरार रहता और एक ताकत दूसरी ताकत पर निगरान रहा करती। मगर अब सारी ताकत सिर्फ एक जगह पे मरकूज, सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेट होकर रह गई थी। अब किसी पे भी चीता गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसको गिरफ्तार कर सकता था और खुफिया जन्नान में डाल के उस पे गद्दारी का मुकदमा चला सकता था। इस सब के चलते यूं ही लगड़ बगड़ कोई चूं चरा करता, उसे निकाल बाहर किया जाता। जब दूसरी ताकत भी कोई आती, इसे मौका देखते चीते मुनाफा बख्श सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि कोई ताकत दूसरी रही ही नहीं, जो कि इनका काम भी नहीं था। अब जब सेठ मुल्क चलाएगा तो वो तो जाहिर है कि सेठ की तरह मुल्क चलाएगा। वो ऐसे हालात पैदा कर देगा कि उसी का सरमाया बढ़े, ना कि किसी और ग्रुप का। और ऐसे में बैरूनी सरमाया लाना तो एक तरफ, कोई इदारा मुनज्जम करना भी नामुमकिन हो जाएगा। अब उल्लू ने मजीद समझाया कि देखिए, किसी भी हुकूमत के नज़म चलाने के 3 बुनियादी ढांचे होते हैं: अदलिया, इंतजामिया, कानून साज, यानी आपकी लेजिस्लेचर, आपकी एग्जेक्टिव और आपकी जुडिशरी। जब तक तीनों को खुद मुख्तार नहीं किया जाएगा, कोई नज़म अमलन चलाना नामुमकिन है। लेजिस्लेचर ने कानून साजी करनी है, एग्जेक्टिव ने इंतजामी अमूर सर अंजाम देने हैं, जबकि जुडिशरी ने आपको इंसाफ प्रोवाइड करना है। इस ताकत के अदम तवाज़ुन से वो तीनों ही महफूज नहीं है। किसी भी वक्त किसी को भी धमकाया जा सकता है, अपनी मर्जी का काम करवाया जा सकता है। अब अगर इनकी हिफाजत के लिए अगर कोई मुतवाजी ताकत, कोई पैरेलल फोर्स मौजूद होती, तो क्या ऐसा मुमकिन होता? अगर किसी काजी या आला अफसर को धमकी अमेज पैगाम आता, तो वो वहीं कुचल दिया जाता किसी भी फोर्स की तरफ से। इसी तरह अगर किसी आम शहरी पे कोई इल्जाम लगता, तो इसमें इंतजामिया पहले गिरफ्तार करती, अदलिया उस पे कानून की रोशनी में फैसला सुनाती, और कोई ताकतवर हल्का उसको गायब ना कर सकता, ना कि उसको खुफिया जन्नान में डाल के जुल्म और जबर का निशाना बनाता। अब वो 3 फोर्सेस का आप कोई भी नाम दे सकते थे, किसी को एफडीआई दे देते, किसी को एमडीआई कह लेते, किसी को एसडीआई कह लेते, मगर दिफा के अलावा उन 3 अलग फोर्सेस का होना निहायत जरूरी था, क्योंकि ताकत की एक अपनी नफ्सियात है। आप अगर एक ही ताकत में सब कुछ मरकूज कर लेंगे, तो वो जितनी भी ईमानदार हो, उसके बंदे जितने भी ईमानदार हो, 10% जो मुनहरिफ फरकान हैं, वो सारे इख्तियारात अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये ताकत की एक नफ्सियात है। जब ताकत में अदम तवाज़ुन पैदा होगा, तो सारे अवामिल एक जगह इकट्ठे होकर रह जाएंगे। अब अगर इसमें लगड़ बगड़ कम्युनिटी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसमें बहुत से मिल जाएंगे जो इस ताकतवर हलकों को चैलेंज करते रहे, ललकारते रहे, मगर सिर्फ हुकूमत से निकाले जाने के बाद क्या इन्होंने कभी पावर स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में कोई इकदाम अदा किया, या अवाम को इस बारे में आगाह तक किया, या कभी चीतों की मुआशी सरगर्मियों पे कोई बात की, या उनको खुराक कितनी मिलती है उसका कभी ऑडिट होने पे कोई बात की, या लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के लिए कोई कानून साजी की कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए या उनको ताकत दी जाए? उल्टा जो भी लगड़ बगड़ आया, उसने चीतों को मजीद ताकतवर किया, और जब निकाला गया तो उसके बाद वो इनकलाबी हो गया। निकाले जाने के बाद इनकलाबी होना एक आम सी बात है, ताकि मुमन से नारूक अवाम को बेवकूफ बनाया जाए और टॉक टॉक फाइट फाइट की पॉलिसी अपनाई जाए। उनकी तनकीद शख्सियात की हद तक होती है, ना कि ताकत के अदम तवाजुन और इस बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए। बहरहाल बहुत से हिरन, खरगोश, बंदर और दूसरे जानवर अपने इनकलाबी लगड़ बगड़ के इंतजामी इंतजार में मशगूल रहते हैं, और वो शायद आएगा और इनकलाब बर्पा कर देगा। मगर खातिर जमा रखिए, जब वो लगड़ बगड़ वापस आया तो वो पहले से भी बड़ा मुनाफिक साबित होगा।
اور اگر کہیں وہ ایک شخصیت پہ سارا ملبہ پھینک دے گا اور اسی سسٹم اور اسی نظم و نسق کے تحت کام چلاتا رہے گا کیونکہ یہ اس کے ذاتی مفاد کے لیے کارآمد ہے، اور کبھی وہ واقعی ہی انقلابی بن گیا اور جو اصل مدعا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو شاید وہ الو بھی اس کے صفحے اول کا سپاہی بن جائے۔ مگر ان مبہم نعروں، ان شخصیات کے خلاف مغالطات بکنے سے حاصل کچھ نہیں ہونا، کیونکہ افراد اچھے برے ہر جگہ ہمیشہ سے آتے ہیں۔ مسئلہ چہرے بدلنے کا نہیں، مسئلہ بنیادی ڈھانچے کا، مسئلہ بنیادی پاور سٹرکچر کا ہے۔ کیونکہ دوستو، سرمایہ کی ایک نفسیات ہوتی ہے، انسٹیبلٹی کے دوران سرمایہ اسی طرح اڑ جاتا ہے جیسے بندوق کی آواز سننے سے وہاں سے پرندہ۔ اب چیتوں کو یہ سوچنا پڑے گا، اگر انہوں نے آمریت چلانی ہے تو وہ آمریت چلا سکتے ہیں، مگر پھر ان کو سامنے آ کے آمریت چلانی پڑے گی۔ ہائیبرڈ حکومت اس لیے نہیں چل سکتی کہ روز روز کی اکھاڑ پچھاڑ سے انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس انسٹیبلٹی میں نہ آپ کا کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ آپ کا کوئی سرمایہ آ سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی اور ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور مقننہ جو آپ کی عدالتیں ہیں، ان تینوں کو الگ الگ طاقت دینی پڑے گی، الگ الگ قانون سازی کر کے ان کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے سے آزاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تین باڈیز ہیں جو تینوں علیحدہ سے آپریٹ کریں گی، تبھی جا کے آپ کے ملک کا نظام درست ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ملک کو ایک مسئلہ تو ہوتا نہیں، کئی مسئلے کے اینگلز ہوتے ہیں، کئی اس کے فیسٹس ہوتے ہیں، یہ الو ان کو جانوروں کو ہمیشہ دوسرے مسائل بھی بتایا کرے گا، مگر جو بنیادی مسئلہ ہے جب تک یہی درست نہ ہوا تو باقی مسئلوں پہ بند باندھنا یہ ایسا ہی ہے کہ آپ درخت کی مختلف شاخیں کاٹ